नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? साथियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल टॉपिक चल रहा था। राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे और बात करें राज्यपाल टॉपिक की, तो राज्यपाल टॉपिक में 2 आर्टिकल पढ़ चुके थे। 153 पढ़ चुके थे और 154 पढ़ चुके थे। 2 आर्टिकल पढ़ चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया? तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की? आपको एक तरफ तो हम राज्यपाल की टॉपिक दे रहे हैं, एक तरफ साथ साथ में आयोग भी दे रहा हूं आपको। दिल्ली का एक आयोग दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने के लिए एक तो कंटेंट मिल जाए और आयोग भी अपने साथ साथ होते जाए। इधर से जैसे जैसे पॉलिटी इधर से आएगी, उधर से अपने आयोग कंप्लीट होते जाएंगे। इधर से पॉलिटी राज्यपाल मुख्यमंत्री चलेगी, उधर से अपने आयोग कंप्लीट होते जाएंगे। तो पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल रहा है ताकि आपका सिलेबस में थोड़ी, क्योंकि जिनका यूआरओ का एग्जाम है सामने, ठीक है, तो उनको थोड़ा जल्दी कंटेंट मिल जाए पॉलिटी का, यूआरओ और बहुत सारे। तो इधर से अपन राज्यपाल पढ़ रहे हैं, इधर से पॉलिटी चलेगी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, इधर से आयोग चलते हैं। क्लियर? बस तो बिल्कुल टिप टॉप। चलिए बढ़िया। जिला दर्शन बुक का शाम को लिंक भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पे। शाम को मैं फ्री रह के आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा जिला दर्शन, और ज्ञान वितान फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का करवा दूंगा। ठीक है राजेश जी? चलिए, बाकी सब बढ़िया एकदम। चलिए तो शुरू करें अपन पढ़ाई। आयोग पढ़ रहे हो आराम से? आयोग की क्लासें लगा रहे हो ना साथ के साथ? आयोग की क्लास लगा लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो। अब आप कह रहे हो सर प्रैक्टिस कहां से करें? अपनी पॉलिटी की बुक है, उसमें हर टॉपिक के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लिया करो आप थ्योरी पढ़ने के बाद। ठीक है? तो राज्यपाल में हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए थे। 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख था। बिल्कुल भी रटना नहीं है, सब आराम से समझ में आ जाएगा। अर्चना जी, आयोग वाली क्लास का नोटिफिकेशन, आयोग वाली क्लास आपको किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 153 और 154। 153 में राज्यपाल का पद था और 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। आज पढ़ेंगे 155, राज्यपाल की नियुक्ति। कोई कहता मुझे आर्टिकल याद नहीं होता, तो आप ऐसे पढ़ो, आराम से याद हो जाएंगे। कल 2 पढ़ाए थे, याद हुए कि नहीं हुए? तो आज जो पढ़ाएंगे वो भी याद हो जाएगा। तो 155 राज्यपाल की नियुक्ति आज पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है? बिल्कुल नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पे करता है। यानी मैं यूं कहूं, राज्यपाल वही बनता है जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। प्रधानमंत्री यदि चाहते हैं तो वही व्यक्ति राज्यपाल बनता है। कैसे? राज्यपाल की नियुक्ति कहने के नाम पे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फाइनली प्रधानमंत्री एक नाम भेजता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको राज्यपाल नियुक्त कर देता है। कहने वाले केंद्र सरकार जो चाहती है वही राज्यपाल बनता है, इसलिए इसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बोलते हैं, तो राज्यपाल को। तो आपसे पूछेंगे नियुक्तिकर्ता कौन है?
राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये भी कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। अब राज्यपाल की नियुक्ति के लिए समय समय पर, राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए समय समय पर बहुत सारे आयोग बने जो केंद्र राज्य, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों को बहुत प्रभावित करती है। राज्यपाल राज्य में होता है लेकिन इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, यानी प्रधानमंत्री जो चाहता है वही बनता है। केंद्र और राज्यों के बीच ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार मान लीजिए अभी सेंटर में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो भाजपा यानी मोदी जी जो चाहते हैं वही राज्य में राज्यपाल बनेगा। और मान लीजिए किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है और वहां राज्यपाल जो आया वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भाजपा समर्थित है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव होने की संभावना रहती है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का है और राज्यपाल सेंटर में भाजपा सरकार है, तो राज्यपाल जो आएगा कहीं ना कहीं भाजपा का सपोर्टिव आएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव होता है। कई बार यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल की खातिरदारी नहीं करता है तो राज्यपाल लिख देता है कि यहां संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 356। क्लियर हो गया? राज्यपाल है वो केंद्र राज्य संबंधों को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए समय समय पर अलग अलग आयोग बने। जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। आपने नाम सुना होगा सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था। आपने नाम सुना होगा राजमनार समिति 1969 में गठित हुई थी। कुंची आयोग 2007 में गठित हुआ था। वेंकटचलैया आयोग वर्ष 2000 में गठित हुआ था। तो इन्होंने समय समय पर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बहुत सारे सिफारिशें की और आजकल आरपीएससी में प्रश्नों का लेवल इस स्तर का आता है। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में क्या सिफारिश की? कुंची आयोग ने राज्यपाल के संबंध में क्या सिफारिश की? इवन आरएस मेंस में तो यहां तक पूछ लिया कुंची आयोग की सिफारिशें लिखी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकारी आयोग तो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का फेवरेट पर्सन है, सरकारी आयोग के बारे में प्रश्न आना ही आना है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बात देख लेते हैं। राज्यपाल क्या होता है? नियुक्त होता है। राज्यपाल क्या होता है? नियुक्त होता है। लेकिन जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा में इस बात पर डिबेट हुई थी, बहस हुई थी कि राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए, जनता के द्वारा निर्वाचित, या नियुक्त होना चाहिए, अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसको लेके बहस हुई थी। सभी साथियों का स्वागत। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है एकदम? चलिए सर, आयोग सेकंड ग्रेड में भी? हाँ बिल्कुल है, सेकंड ग्रेड में भी है आयोग, क्यों नहीं है। इस बात के लेकर संविधान सभा में डिबेट चली थी कि राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए या निर्वाचित होना चाहिए। तो इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में वहां पे डिस्कशन हुआ था। तो राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए या निर्वाचित? राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए या नियुक्त होना चाहिए, इसको लेकर बहस चली।
तो हमने कहा कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या तर्क दिए गए? पहला तर्क यह दिया गया निर्वाचित के संबंध में, यदि राज्यपाल निर्वाचित होगा, मुख्यमंत्री भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। मुख्यमंत्री भी क्या होता है? एमएलए के रूप में होता है ना। मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं होते, लेकिन एमएलए होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, और एमएलए जो बनता है वो बाद में मुख्यमंत्री बनता है, मतलब निर्वाचित होता है जनता के रूप में, लेकिन वो इनडायरेक्ट ही हो, मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव नहीं होता, लेकिन एमएलए के रूप में चुनाव होता है। यदि मुख्यमंत्री जनता से निर्वाचित होता है, जनता से निर्वाचित होता है एमएलए के रूप में, यदि मुख्यमंत्री निर्वाचित तो होता ही है, यदि राज्यपाल भी निर्वाचित होगा तो दोनों में टकराव होंगे। मुख्यमंत्री तो निर्वाचित होते ही है, यदि राज्यपाल भी निर्वाचित हुआ तो उन दोनों में टकराव होंगे। ये कहेगा मैं बड़ा हूं, ये कहेगा मैं बड़ा हूं, ये बोला मैं भी जनता से निर्वाचित हूं, ये बोलेगा मैं भी जनता से निर्वाचित हूं, तो दोनों में टकराव होने की संभावना है। यदि दोनों निर्वाचित होंगे तो इनमें क्या होगा? परस्पर टकराव की संभावना है, एक दूसरे को एक बड़ा समझने लगेंगे। राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझेगा और मुख्यमंत्री अपने आप को राज्यपाल से बड़ा समझेगा, क्योंकि दोनों ही निर्वाचित हो जाएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री जनता से इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित है, फिर राज्यपाल भी निर्वाचित यदि बना दिया तो दोनों में टकराव होने की संभावना है। इसलिए हमने निर्वाचित वाला कंसेप्ट त्याग दिया, नियुक्त वाला अपनाया। और क्या कारण रहा होगा? उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल निर्वाचित होगा तो किसी पार्टी का होगा, चुनाव होंगे तो किसी न किसी पार्टी का होगा, जो पार्टी जीतेगी उसी का राज्यपाल बनेगा। तो जिस पार्टी का बहुमत होगा, जिस पार्टी का राज्यपाल बनेगा, तो फिर राज्यपाल पार्टी के अनुसार काम करेगा, फिर वो निष्पक्ष काम नहीं कर पाएगा। राज्यपाल फिर वो निष्पक्ष या तटस्थ काम नहीं कर पाएगा, निष्पक्ष या तटस्थ काम नहीं कर पाएगा। फिर तो जिस पार्टी का राज्यपाल होगा वो उस पार्टी के हित में काम करेगा, फिर वो राज्यपाल निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। इसलिए भी हमने निर्वाचित वाला कंसेप्ट त्याग दिया। और क्या कारण रहा होगा? यदि राज्यपाल का चुनाव होता है तो सरकार पे चुनाव का खर्चा बढ़ेगा। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता है तो सरकार पर चुनाव का खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च होंगे पैसे चुनाव में, इसलिए ये कंसेप्ट भी हमने त्याग दिया। और क्या कारण रहा? यदि राज्यपाल निर्वाचित होगा, राज्यपाल निर्वाचित होता है तो यहां पर संसदीय शासन प्रणाली का कंसेप्ट फेल हो जाता है। संसदीय शासन प्रणाली क्या कहती है? संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसमें कहा कि भारत में दोहरे प्रमुख होते हैं, एक नाममात्र और एक वास्तविक होता है। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो राज्यपाल भी वास्तविक होता, और अभी मुख्यमंत्री भी क्या होता है? वास्तविक होता है। मुख्यमंत्री वास्तविक होता है और राज्यपाल नाम मात्र का होता है अभी, लेकिन यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो यह नाम मात्र का नहीं होता, यह भी वास्तविक होता। संसदीय शासन प्रणाली का कंसेप्ट फेल हो जाता। हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू करनी थी, इसलिए यहां पर दोहरे प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। ये तभी संभव है जब राज्यपाल नियुक्त हो, इसलिए हमने नियुक्त वाला कंसेप्ट अपनाया, निर्वाचित वाला। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम नहीं करता। अभी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो फिर इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार या राष्ट्रपति नहीं करता, फिर ये केंद्र का प्रतिनिधि नहीं होता। और आपको पता, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन संघ मजबूत है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। किसकी ओर? केंद्र। हमारे केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, वो राज्यों पर नियंत्रण। तो केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखने का एक ही तरीका राज्यपाल। वो राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है, किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। यदि ये निर्वाचित होता, इसका मतलब है इसका केंद्र सरकार फिर नियुक्ति नहीं करती। यदि ये निर्वाचित होता तो बताओ, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण नहीं रहता। इतने सब कारण थे, इस वजह से हमने निर्वाचित वाला कंसेप्ट त्याग दिया और कौन सा? नियुक्त वाला कंसेप्ट अपनाया। ये मेंस में भी काम आ सकता आपके। आजकल तो पेपर इतना अच्छा लेवल का बनने लग गया। राज्यपाल की निर्वाचित अवधारणा को किस कारण से त्याग दिया गया, ये नेट में पूछा जाता है।
पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने निर्वाचित राज्यपाल की अवधारणा या कंसेप्ट को क्यों त्याग दिया, कौन सा कारण थे? कोई भी नीचे 4 कारण दे देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो अब लिख लेते हैं। पहला काम है अपना समझना, फिर लिखना है। क्योंकि सीधा लिखने से नहीं, पहले चीजें समझ में आनी चाहिए, और एक बार समझ में आ गई तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर दिक्कत ही नहीं है। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। संविधान निर्माताओं ने निर्वाचित राज्यपाल की मूल धारणा को निम्न कारणों से छोड़ दिया। निर्वाचित राज्यपाल का जो कंसेप्ट है, मूल धारणा को निम्न कारणों से छोड़ दिया। निम्न कारणों से छोड़ दिया। तो हमने निर्वाचित राज्यपाल का जो कंसेप्ट है, संविधान निर्माताओं ने क्यों छोड़ दिया? अभी राज्यपाल नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। निर्वाचित वाला कंसेप्ट क्यों छोड़ दिया था? इसका पहला कारण था, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो मुख्यमंत्री के साथ उसका टकराव, तो मुख्यमंत्री से टकराव की संभावना बनी रहती। मुख्यमंत्री से टकराव की संभावना बनी रहती। टकराव की संभावना बनी रहती, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कैसा होता है? इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है, एमएलए के रूप में निर्वाचित होता है जनता से। ये भी निर्वाचित होता और ये भी निर्वाचित होता, तो दोनों में टकराव की संभावना बनी रहती, इसलिए हमने ये कंसेप्ट त्याग दिया। और क्या कारण रहा होगा? यदि राज्यपाल का चुनाव होता तो सरकार का अतिरिक्त सरकार पर व्यय का बोझ बढ़ता, व्यय का अतिरिक्त भार बढ़ता, खर्चा बढ़ता, सरकार का अतिरिक्त खर्चा बढ़ता। चुनाव कराने के लिए चुनावी मशीनरी की आवश्यकता होती है, खर्च बढ़ता है, तो सरकार पर व्यय का अतिरिक्त भार पड़ता। और क्या कारण था कि हमने निर्वाचित राज्यपाल का कंसेप्ट त्याग दिया? यदि वो राज्यपाल निर्वाचित होता तो वो किसी पार्टी का होता, तो वो पार्टी के हाथ का खिलौना बन के रह जाता, यानी वो निष्पक्ष काम नहीं कर पाता। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो वे किसी बहुमत प्राप्त दल के अनुसार कार्य करता, अर्थात निष्पक्ष या तटस्थ राज्यपाल से क्या उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष काम करे, फिर वो निष्पक्ष काम नहीं कर पाता, अर्थात निष्पक्ष या तटस्थ कार्य नहीं कर पाता।
यदि किसी पार्टी का होता तो पार्टी के अनुसार काम करना पड़ता, फिर वो निष्पक्ष काम नहीं कर पाता। इसलिए हमने निर्वाचित वाला कंसेप्ट त्याग दिया। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो संसदीय प्रणाली का स्वरूप लागू नहीं होता, का स्वरूप देखने को नहीं मिलता, तो नहीं मिलता। क्यों? संसदीय शासन प्रणाली वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, यानी इसमें दोहरे प्रमुख होते हैं, एक नाममात्र का और एक वास्तविक। अभी राज्यपाल कैसा है? नाममात्र का है। और मुख्यमंत्री कैसा है? वास्तविक। क्योंकि राज्यपाल नियुक्त होता है। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो राज्यपाल भी वास्तविक होता और मुख्यमंत्री भी वास्तविक होता। फिर बताओ, संसदीय शासन प्रणाली वाला कंसेप्ट लागू नहीं होता। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरे प्रमुख होते हैं। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरे प्रमुख होते हैं। एक तो नाममात्र और एक वास्तविक। नाममात्र कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो फिर दोनों ही वास्तविक होते और यह संसदीय शासन प्रणाली वाला कंसेप्ट लागू नहीं हो पाता। पांचों, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो संघ का केंद्र पर नियंत्रण नहीं रह पाता, उतना नहीं रह पाता जितना भी वर्तमान में। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, संघ केंद्र की ओर झुका हुआ है, मजबूत संघ है, मजबूत है संघ है। क्यों? राज्यपाल केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो संघ का राज्यों पर नियंत्रण नहीं हो पाता, संघ का राज्यों पर नियंत्रण नहीं रहता। वर्तमान में संघात्मक शासन प्रणाली है, वर्तमान में संघात्मक शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली है तथा संघ केंद्र की ओर झुका हुआ है, की ओर झुका हुआ है। अभी वर्तमान में राज्यपाल के माध्यम से संघ का केंद्र पर क्या रहता है? संघ का राज्यों पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अर्थात वर्तमान में राज्यपाल के माध्यम से केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण रहता है, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण रहता है। केंद्र का राज्यों पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से हमने
निर्वाचित राज्यपाल वाला कंसेप्ट त्याग दिया हमारे संविधान निर्माताओं ने, और कौन सा कंसेप्ट अपनाया? राज्यपाल नियुक्त होना। ये कुछ लॉजिकल रीजन थे जिसकी वजह से ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। अब यदि बात करें राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अलग अलग आयोग और समितियों ने अलग अलग सिफारिशें दी। तो राज्यपाल से संबंधित आयोग व समितियों की सिफारिशें, राज्यपाल से संबंधित, और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आयोग व समितियों की सिफारिशें, राज्यपाल से रिलेटेड कौन कौन से आयोग थे और कौन कौन सी समिति थी और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? राज्यपाल। मुझे बताओ, कल 7वां संविधान संशोधन मैंने कहा था पढ़ लेना, कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से बताना। मुझे पता सारे ईमानदार हो वैसे तो, लेकिन मैंने कहा 7वां संविधान संशोधन पढ़ लेना, कितने लोगों ने पढ़ा? मैंने कहा था ना 7वां संविधान संशोधन एक बार पढ़ लेना, इंडियन कानून की वेबसाइट पे जाके। कितने लोगों ने पढ़ा? मैं जैसे जैसे आपको कुछ होमवर्क देता हूं तो वो आप करते जाएं, ठीक है? एक अलग नोटबुक बना ले होमवर्क करके, उससे आपका वास्तव में आप सीरियस स्टूडेंट है आरएस के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यकीन मान लीजिए आपकी तैयारी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आपकी अलग लेवल की अप्रोच होगी, एसआई के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो एक अलग लेवल का आपकी अप्रोच होगी, लेवल ही आपका अलग होगा। फिर लोगों से डिबेट करोगे ना, लोगों से किसी मुद्दे पे बात करोगे पॉलिटी में, तो आपके विचार ही अलग होंगे। लोग आपके विचारों के, आपके तर्क वितर्क को सुन के प्रभावित होंगे। 7वां संविधान संशोधन मुझे पूरी उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आज का होमवर्क भी मैं दूंगा, होमवर्क की एक अलग नोटबुक बना ले, होमवर्क की एक अलग नोटबुक बना ले, ताकि आपको हो सकता है कि वो नोटबुक आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो, होमवर्क वाली, एक अलग ही आनंद आया आपको, क्योंकि एग्जाम हॉल से जब वापस निकलोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। पेपर देखते ही पता चल जाता है। राज्यपाल से संबंधित सबसे पहले बात करें, दो प्रशासनिक सुधार आयोग बने थे। पहले तो ये समझ लो, भारत सरकार ने दो प्रशासनिक सुधार आयोग बने थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भारत सरकार वाले हैं। भारत सरकार ने दो प्रशासनिक सुधार आयोग। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार ने 1966 में बनाया था और दूसरा 2005 में बनाया था। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, मोरारजी देसाई। बिल्कुल उषा ने देखी है, बस एक ही विद्यार्थी ने देखी है। देख लिया करो, नोटबुक बना लो, बहुत फायदा होगा। और दूसरा बना था 2005 में, इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भारत में अभी तक दो प्रशासनिक सुधार आयोग बने हैं। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, दूसरा 2005 में। पहले के अध्यक्ष मोरारजी देसाई और दूसरे के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली। राजस्थान में दो समितियां बनी है, इधर आयोग बना, इधर राजस्थान में बनी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। प्रथम प्रशासनिक सुधार, इधर आयोग बना, इधर समिति बनी। क्या बनी? समिति। इधर द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति। इधर आयोग बने थे, भारत सरकार ने आयोग बनाए, राजस्थान सरकार ने दो समितियां बनाई, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में बनी थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999 में बनी थी।
ये आपको ध्यान में रखना कि राजस्थान में कब बनी। इसके अध्यक्ष थे हरीशचंद्र माथुर, हरीशचंद्र माथुर। और इसके अध्यक्ष की यदि बात करें द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति, तो शिवचरण माथुर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने शिवचरण माथुर। तो ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इधर आयोग है और इधर समिति है। भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने प्रशासनिक रिफॉर्म के लिए, और राजस्थान में 2 समितियां बनी। इनके अध्यक्ष और ये कब कब गठित हुए, ये मोटा मोटा आपको पता होगा। क्लियर? अब राज्यपाल से रिलेटेड देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आयोग का मतलब भारत सरकार, इसने क्या कहा था राज्यपाल के बारे में? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल के बारे में क्या कहा? पहले तो ये बताओ, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ये भारत सरकार ने गठित किया था, आयोग है, तो इसका गठन कब हुआ और इसने रिपोर्ट कब दी? 2 बातें पता होनी चाहिए। किसका गठन कब हुआ और इसने रिपोर्ट कब दी? इसका गठन हुआ 5 जनवरी 1966। 5 जनवरी 1966 को गठन हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 1969 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। और यदि फिर अपन बात करें इसके सदस्य कौन कौन थे? के सदस्य कौन कौन? कई बार सदस्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, सदस्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। के हनुमंतैया, जीएस पाठक, 4 सदस्य थे इसके। के हनुमंतैया, जीएस पाठक, एचबी कामत, ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड पूछा गया था। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा था। जिन्होंने सेकंड ग्रेड दी थी ना, वो पूछ लो, ये प्रश्न पूछा गया। सदस्य कौन थे? ये प्रश्न पूछा। सदस्य कौन थे? ये प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड में। देख लो किस लेवल के आजकल प्रश्न आ रहे हैं। ये सदस्य में ऐसा प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड पूछा था संस्कृत डिपार्टमेंट। और हरीशचंद्र माथुर, हरीशचंद्र माथुर वो राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति थी ना, के अध्यक्ष थे हरीशचंद्र माथुर। ये 4 इसके सदस्य थे। और अभी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया सदस्य, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य कौन कौन थे? ये अभी सेकंड ग्रेड में पूछा, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य कौन कौन थे? अब देखिए इस लेवल के प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी और कैसा भी आ सकता है। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, सेकंड ग्रेड में एक और प्रश्न आया था कि इसने कुल अपनी रिपोर्ट कितनी दी? कुल अपनी रिपोर्ट कितनी रिपोर्टें दी थी इसने, इस प्रथम प्रशासनिक सुधार ने? एक और फैक्ट बता देता हूं, मोरारजी देसाई ने बाद में त्यागपत्र दे दिया था। मोरारजी देसाई अध्यक्ष जब का पद रिक्त हो जाता है, सदस्यों में से अध्यक्ष बनाया जाता है, तब बनाया था के हनुमंतैया को अध्यक्ष। नोट लगा के इधर लिख देता हूं,
मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद मोरारजी देसाई ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। क्यों? वो उप प्रधानमंत्री बन गए थे इंदिरा गांधी के समय, उप प्रधानमंत्री बन गए थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। इसके अध्यक्ष बने। कौन ने? के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। बिल्कुल सपना, बिल्कुल आंसर सही है। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया भाई? टेक्निकल टीम क्लास का नोटिफिकेशन डाल दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कितने सदस्य हैं, ठीक है। और इसने कुल 20 वार्षिक रिपोर्ट दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टोटल कितनी रिपोर्टें पेश की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग? 20। इस आयोग ने कुल 20 वार्षिक रिपोर्ट पेश की। कुल 20 रिपोर्ट पेश की। कुल 20 रिपोर्ट दी थी इन्होंने। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल, लेकिन जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का नाम आता है तो हमने कहा पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इतना तो पता होना चाहिए गठन कब हुआ, रिपोर्ट कब दी, अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे। सदस्य अभी सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे, ठीक है। कितनी रिपोर्ट दी। और यदि बात करें तो मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष। मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों? वो प्रधानमंत्री बन गए थे इंदिरा गांधी सरकार, तब के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे। इसने राज्यपाल के बारे में क्या कहा? सिफारिशें, क्या प्रमुख सिफारिश की थी राज्यपाल के संबंध में? हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल से रिलेटेड ही सिफारिश पढ़ेंगे, पूरी सिफारिशें नहीं पढ़ेंगे। हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। प्रमुख सिफारिशें किसके संदर्भ में? राज्यपाल के बारे में। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? राज्यपाल चल रहा है। राज्यपाल के संबंध में इन्होंने क्या सिफारिशें की? राज्यपाल के संबंध में इसने क्या सिफारिशें की थी? इन्होंने कहा एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, यानी पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना, एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना, यानी इन्होंने स्पष्ट कह दिया पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। पुनर्नियुक्ति का इन्होंने विरोध किया। हो सकता है इन्होंने कहा ऐसा आ जाए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिशें की? राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। बात वही है, एक ही बार बनाया जाना चाहिए, इन पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल जिस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हो वो सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। या तो प्रशासनिक रूप से आईएएस अधिकारी रहा हो, ठीक है, सामाजिक रूप से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसी को बनाया जाना, राजनीति से नहीं होना चाहिए। क्यों कहने का मतलब, राज्यपाल सामाजिक व प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
एक ही व्यक्ति की एक ही बार राज्यपाल, एक व्यक्ति की एक बार, हाँ एक व्यक्ति एक ही बार राज्यपाल बना, तो सही कह रहे। सवियकीय शक्ति का प्रयोग, सवियकीय शक्ति अलग होती है, वो राज्यपाल की सवियकीय शक्ति 163(2) में, 163(2) में कि वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अलावा भी कार्य कर सकता है। तीसरा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा राज्यपाल के पास सवियकीय शक्ति होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सपना, बिल्कुल सही कह रहे हो। राज्यपाल के पास सवियकीय शक्ति होती है, किस आर्टिकल में लिखा है? 163(2) में, 163(2) में लिखा है राज्यपाल के पास संवैधानिक सवियकीय शक्ति होती है। किस आर्टिकल में? 163(2) में। लेकिन इन्होंने कहा कि राज्यपाल अपनी सवियकीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए करेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं करेगा। राज्यपाल अपनी सवियकीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उनके अधीन रहते हुए करेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं करेगा। जबकि अभी वर्तमान में क्या है? राज्यपाल के पास संवैधानिक सवियकीय शक्तियां होती है। इस आर्टिकल में 163(2) में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्री परिषद होती है। ये बात तो किसमें लिखा है? 163(1) में। लेकिन 163(2) में लिखा है कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, यानी उसके पास सवियकीय शक्ति है राज्यपाल के पास 163(2) में। क्लियर? और 163(3) में लिखा है कि राज्य मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी? राज्य मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी कि न्यायपालिका जांच नहीं कर सकेगी। तो 163 पढ़ेंगे आगे। 163, राज्यपाल अपनी सवियकीय शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए करेगा, राष्ट्रपति के अधीन रहकर करेगा। यानी राष्ट्रपति के अंडर रह के वो सवियकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्लियर? मॉर्निंग मॉर्निंग, उठ गए आप? चाय वाय पी ली सब लोगों ने? चलिए, सर हम तो कब के ही उठ गए। ये सपने सोने कहां देते हैं? जो लक्ष्य हैं, इतने बड़े लक्ष्य स्थापित कर रखे हैं, सोने कहां देते? चलिए नेक्स्ट, इसने क्या सिफारिश की? राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए कि राज्यपाल को क्या कार्य करने हैं और क्या नहीं करने हैं, इनके मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। ये बात भी किसने की? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित होने चाहिए। जरूर लिख देते हैं, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित होने। राज्यपाल हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित होने चाहिए। सिद्धांत निर्धारित होने चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित होने चाहिए। क्लियर? तो 4 सिफारिशें की है किसने? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अब मुझे नहीं लगता प्रथम प्रशासनिक सुधार का कभी कोई प्रश्न गलत आएगा, तो आप गलत करोगे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में गठन, रिपोर्ट, अध्यक्ष, सदस्य, कुल रिपोर्ट और बाद में अध्यक्ष कौन बने? केयर मंतैया, जब मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया। तो राज्यपाल से रिलेटेड क्या क्या सिफारिशें की, इसके बारे में राज्यपाल के बारे में बात करें। राज्यपाल के वैसे तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी थी, लेकिन हम राज्यपाल टॉपिक पढ़े, तो राज्यपाल के बारे में इन्होंने 4 रिकमेंडेशन की है। ठीक है, फिर यदि बात करें नेक्स्ट है आपका राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति
राजमनार समिति। इसका गठन कब हुआ? 1969 में। 1969 में। ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1971 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमनार। पीवी राजमनार, इसलिए इन्हीं के नाम पर राजमनार समिति हो गई। जो अध्यक्ष होता ना, अध्यक्ष के नाम पे राजमनार समिति। तो 4 वाले का मीन्स क्या है? 4 वाले का मतलब है, जैसे होता ना कोई भी कोई कार्य करता है तो उसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। आपका मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है? जो रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत होने चाहिए। राज्यपाल इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, बाकी अन्य सिद्धांतों की वो पालना नहीं करेगा। जैसे राज्यपाल होता है वो निष्पक्ष होता है, तो राजनीति, सक्रिय राजनीति या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं करे, तो वो किसके लिए? जनता के हित और कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, तो उसके कुछ फिक्स सिद्धांत होते हैं, उन्हीं से आजकल राज्यपाल देखते हैं, राज्यपाल किसी न किसी पार्टी की, सत्ता पार्टी के पक्ष में बयान देते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए कुछ नैतिक मापदंड होने चाहिए, निश्चित मार्गदर्शक होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, जिनकी वो पालना करे। ठीक है, गठन हुआ था 1969। इसको केंद्र सरकार ने गठित नहीं किया था, ध्यान रखना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग किसने गठित किया था? गठन केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। भारत सरकार बोल दो या केंद्र सरकार द्वारा गठित, इसको केंद्र सरकार ने गठित किया था, प्रथम प्रशासन था। लेकिन इसको केंद्र सरकार ने गठित नहीं किया, तो तमिलनाडु की सरकार ने गठित किया था। तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु की डीएमके सरकार, डीएमके, डीएमके का मतलब द्रविड़ मुनद्दर कड़गम। क्या है? द्रविड़ मुनद्दर कड़गम, डीएमके सरकार द्वारा गठित। इसको केंद्र सरकार ने गठित नहीं किया है, तमिलनाडु की डीएमके सरकार। तमिलनाडु में उस समय डीएमके की सरकार थी। कौन सी पार्टी की? डीएमके पार्टी का नाम है, द्रविड़ मुनद्दर कड़गम, ये पार्टी का नाम, उसके द्वारा गठित की गई। इसके सदस्य राजमनार समिति के, राज्यपाल होंगे, आयोग ही मुश्किल से याद होते हैं, सब याद हो जाएंगे। अब याद हो जाएंगे ना, इतने दिन तो मुश्किल लग रहा होगा, अब इजी हो जाएगा। तो हम एक एक चीज बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, आसानी से पढ़ रहे हैं, तो अब तो याद हो ही जाएगा। इसके 2 सदस्य थे, पीसी चंद्रा रेड्डी। चंद्रा रेड्डी थी, ऐसे याद करें, चंद्रा रेड्डी, पीसी याद नहीं रहता। पीसी चंद्रा रेड्डी, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, एक ही नाम है ये। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ये 2 इसके सदस्य थे। अब यदि बात करें राजमनार समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिशें पढ़ लेते हैं। इसकी एक सिफारिश जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, किस समिति ने या किस आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की? ये प्रश्न बार बार पूछते हैं, किस समिति या किस आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की? तो राजमनार समिति थी। इस समिति ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की। राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, किस समिति ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की? राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, समाप्त कर दो इसको,
समाप्त करने की सिफारिश की। राज्यपाल पद को समाप्त करने की, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ये सिफारिश। 4 ऑप्शन आ जाएंगे और पूछ लेंगे। इन्होंने कहा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य सरकार से पूछना चाहिए, इन मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल की आप नियुक्ति कर रहे हो किसी राज्य में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो राज्य यानी केंद्र सरकार ही करती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में कर रहे हो तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, राज्य सरकार से पूछ लेना चाहिए कि हम आपके यहां पर एक राज्यपाल नियुक्त करें और ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। जिस राज्य में आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो ना, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाना, फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण सिफारिश जो राजमनार समिति ने की थी, राजमनार समिति ने कहा था, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा, देखिए राज्यपाल क्या ही करता है, कई बार दो समान परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लेता है। तो इसने कहा कि राज्यपाल को समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान निर्णय लेना चाहिए। यदि उनके सामने दो पॉलिटिकल इश्यू आ गए तो दोनों पे उनके अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए, क्यों एक पॉलिटिकल इश्यू भाजपा का है, एक कांग्रेस का है, तो भाजपा वालों के तो फेवर में निर्णय दे रहा है और कांग्रेस वालों के अगेंस्ट में दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान निर्णय लेना चाहिए। समान राजनीतिक परिस्थितियां हैं तो उसमें दोनों में समान निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल को समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान निर्णय लेना चाहिए। समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान निर्णय लेना चाहिए। तो राज्यपाल को समान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ समान निर्णय लेना चाहिए। तो ये थी राजमनार समिति और उसकी सिफारिश है। राजमनार समिति का गठन ये केंद्र सरकार ने गठित नहीं किए, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने। रिपोर्ट, अध्यक्ष और सदस्य और उसकी क्या क्या राज्यपाल से रिलेटेड रिकमेंडेशन थी। अब आ जाता तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी आयोग। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में सरकारी आयोग के प्रश्न तो पूछे ही पूछे। आरपीएससी का फेवरेट है सरकारी आयोग। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग। सबसे पहले वही गठन रिपोर्ट प्रस्तुत, रिपोर्ट प्रकाशित। कितना है? 3 अलग अलग बिंदु हैं। अध्यक्ष और सदस्य, यहां से डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाता है। केंद्र राज्य संबंधों की यदि बात होती है तो यहां से तो प्रश्न आता है। जब भी केंद्र राज्य संबंधों की बात होती है यहां से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है, केंद्र राज्य संबंधों। तो आपने भी देखा होगा इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं केंद्र राज्य संबंधों में।
ये प्रश्न तो आता ही आता है। तैयार है फिर आप? बताओ फिर कि गठन कब हुआ? आपसे कोई पूछ ले किसका गठन कब हुआ, देखते कितने साथी सही बताते। वेरी गुड। बताओ गठन कब हुआ? गठन हुआ था 9 जून 1983। रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? सितंबर 1983। रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? सरकार को दी थी रिपोर्ट। प्रस्तुत का मतलब है सरकार को रिपोर्ट कब दी थी? प्रस्तुत का मतलब है कि सरकार को रिपोर्ट कब दी थी। तो सरकार को रिपोर्ट दी थी सितंबर में। कब दी थी? सितंबर में दी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन रिपोर्ट पब्लिश कब हुई, सरकार ने प्रकाशित कब की? तब वो जनवरी में की थी, 1988। जनवरी 1988, ये याद रखना। तो गठित 1983 में हुआ था। रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? सरकार को कब सौंपी? 1987 में। लेकिन सरकार ने प्रकाशित कब की? जनवरी 1988। ये ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया ये इसके अध्यक्ष थे। आर एस सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया ये इसके अध्यक्ष थे। कौन थे रणजीत सिंह सरकारिया? भारत के पूर्व न्यायाधीश थे। भारत के पूर्व न्यायाधीश थे। भारत के पूर्व न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया। भारत के पूर्व न्यायाधीश। दो सदस्य थे इसके, एस आर सेन और बी शिवरमन। एस आर सेन और बी शिवरमन। यदि मैं बात करूं सरकारी आयोग की, इसने अपनी रिपोर्ट में कितने पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 1600 पेज की। कितने पेज की? 1600 पेज की रिपोर्ट पेश की थी। 19 अध्याय, 19 अध्यायों में 247 सिफारिशें। कितनी रिकमेंडेशन की थी? 247 रिकमेंडेशन की। कितनी रिकमेंडेशन की थी? 247 सिफारिशें की थी। उसमें से सरकार ने कितनी मानी? 1600 पेज की रिपोर्ट थी। कितने पेज की? 1600 पेज की रिपोर्ट थी। 19 चैप्टर थे उस रिपोर्ट में, 247 सिफारिशें थी। लेकिन सरकार ने 180 सिफारिशें मानी। सरकार ने कितनी? 180 सिफारिशें स्वीकार की। सरकार ने 180 सिफारिशें स्वीकार की। तो सरकार ने कितनी? 180 सिफारिशें स्वीकार। यहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। या तो गठन पूछ लेते हैं या रिपोर्ट पूछ लेते हैं, कब दी, कब प्रकाशित हुई, अध्यक्ष, सदस्य, इनमें से प्रश्न। अब इन्होंने राज्यपाल के संबंध में, ये तो बेसिक सरकारी आयोग के बारे में, लेकिन इन्होंने, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? क्यों गठित किया गया था? ये केंद्र राज्य संबंध, राजमनार समिति, सरकारी आयोग, कुंची आयोग, ये सब केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। तो केंद्र राज्य संबंधों की यू कह सकते हैं रिव्यू करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों का रिव्यू करने के लिए गठित किया गया था। तो ये हो गया। अब राज्यपाल के संबंध में क्या सिफारिशें की? राज्यपाल के संबंध में क्या सिफारिशें?
इन्होंने कहा राज्यपाल सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। होता क्या, राज्यपाल किसको बनाते हैं सबको पता है, जो जिसका राजनीतिक कैरियर अब समाप्त हो गया हो तो राज्यपाल बना, जो चुनाव जीत नहीं पा रहा है तो राज्यपाल बना देते हैं, या जिसको राजनीति से निकाल के, जैसे दूध में से मक्खी को निकालते तो राजनीति में से निकालने के लिए राज्यपाल बना देते। कैसे, बहुत सारे हैं, जैसे गुलाब चंद जी कटारिया जो उदयपुर वाले थे, उनको राज्यपाल बना के भेज दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अपने सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, जो राजनीतिक कैरियर लगभग पूरा हो गया, उनका राजनीतिक कैरियर पूरा हो गया। ठीक है, अब वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है तो उनको राज्यपाल बना के गिफ्ट तोहफा दे दिया जाता है। राज्यपाल पद एक तोहफे के रूप में दिया जाता है कि जाओ 5 साल राज्यपाल रहो, मौज करो आप। ठीक है, सत्ता का सुख भोगो आप। ठीक है, तो मोस्टली राज्यपाल उन्हीं को बनाया जाता है जो राजनीति में लगभग उनका कैरियर या लंबी पारी खेल चुके, अब राजनीतिक कैरियर उनका लगभग, उनकी जगह अब नए युवाओं को मौका देंगे, तो राजनीतिक कैरियर जिनका समाप्ति की ओर है उनको राज्यपाल बना देते हैं। ठीक है, तोहफे के रूप में भी यह पद दिया जाता है। तो इन्होंने यह भी कहा सरकारी आयोग ने कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यपाल किसी पार्टी का हो, जब राज्यपाल बने तो उसका किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल निष्पक्ष पद होता है, तटस्थ पद होता है। तो राज्यपाल सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सक्रिय राजनीति से जुड़े व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं बनाया जाना चाहिए। सक्रिय राजनीति से जुड़े व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा राज्यपाल उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो सामाजिक और प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। सामाजिक व प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। सामाजिक व प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। सामाजिक और प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार पूछ लेना चाहिए, परामर्श ले लेना चाहिए, ताकि टकराव ना हो बाद में। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। और क्या कहा, जो राज्यपाल है, जिस राज्य में आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का, लेकिन इसका कई बार उल्लंघन हुआ है। उसका भी उल्लंघन हुआ है। कई बार मुख्यमंत्री से बिना पूछे ही राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं, उसका भी उल्लंघन हुआ है और इसका भी उल्लंघन हुआ है। राजस्थान में देख लो, बिलाप चंद्र जैन जोधपुर के थे, फिर भी उनको राजस्थान में राज्यपाल बना दिया। ठीक है, इसका कई बार उल्लंघन हुआ है। राज्यपाल उस राज्य का
निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो रही, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में की नियुक्ति हो रही, उसकी नियुक्ति हो रही। उस राज्य का निवासी नहीं होना जिस राज्य में उसकी क्या हो रही है, नियुक्ति। क्या आप ध्यान रखना। इन्होंने एक और बात कही, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। अभी आपको तो राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है, प्रक्रिया का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। जब चाहे उसे हटा सकते हैं, जब चाहे उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। उसने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, और यदि 5 वर्ष से पहले हटाया जाता है तो कारण बताया जाना चाहिए। क्या बताया जाना है? कारण बताना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यदि उसे 5 वर्ष से पूर्व हटाया जाता है तो कारण बताया जाना चाहिए। अभी हटाने का कोई कारण नहीं, अभी हटाने का कोई कारण नहीं। अभी हटाने का कोई कारण नहीं है, नहीं कोई प्रक्रिया हो और नहीं कोई कारण है। या तो हटाने का कोई कारण है, नहीं क्या है, प्रक्रिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यदि मान लीजिए आपको तो एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 200, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। ऐसा कोई विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो या सार्वजनिक संपत्ति के अनिवार्य सार्वजनिक संपत्ति के अर्जन से रिलेटेड हो, उनको वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखता है। ऐसा राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखता है तो राष्ट्रपति को 4 महीने में उस पर निर्णय करना होगा। यह सरकारी आयोग ने कहा। अभी कोई टाइम पीरियड नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय में निर्णय करेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं। लेकिन सरकारी आयोग ने कहा यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को 4 महीने में उस पर निर्णय करना। अभी कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये केवल सिफारिशें हैं, सिफारिशें रह गई, वो लागू नहीं किया गया। लागू करना या ना करना सरकार पर डिपेंड करता है। भाई किसी भी आयोग या समिति गठित तो सरकार करती है, उसकी सिफारिश से लागू करे या ना करे वो सरकार पर डिपेंड करता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को उस पर 4 माह में निर्णय करना होगा। तो राष्ट्रपति को उस पर 4 माह में निर्णय करना होगा। और ये आरएस में पूछा गया ये प्रश्न, राज्यपाल के संदर्भ में सरकारी आयोग की कौन सी सिफारिश है या नहीं, ये आरएस में पूछा गया प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग की कौन सी सिफारिश है या नहीं, ये आरएस में पूछा गया। ये प्रश्न को अच्छे से, सरकारी आयोग की सिफारिश तो अच्छे से याद करके। इन्होंने एक और सिफारिश की, राज्यपाल अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। राज्यपाल किससे होना चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
मोस्टली ऐसा सशक्त परंपरा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, समुदाय के व्यक्ति को राज्यपाल बनाने की सशक्त परंपरा रही है, बनाने की सशक्त परंपरा रही है। सशक्त परंपरा। तो ये सारी सिफारिश किसकी? सरकारी आयोग। मुझे लगता है अब सरकारी आयोग का कोई भी पर्सन आपका गलत पता होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना? सब कुछ लिखा दिया अपन, और उसकी राज्यपाल से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशन थी वो भी लिखा। अब एक बचता है, एक है आपका वेंकटचलैया आयोग। कौन सा? चौथा है वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग, ये ध्यान रखना। यदि आपके पास मेरी बुक है तो फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप वीडियो को ध्यान से देख लो, नोट्स बनाओगे तो याद भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अपनी पुस्तक है राजस्थान पॉलिटी की, तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम कम है तो बनाओ तो वेल एंड गुड है। क्लियर? इस बुक में वेंकटचलैया जो आयोग है वह एक मिसप्रिंट है, टाइपिस्ट की एरर है, मिसप्रिंट है। रिपोर्ट यहां लिखा 2002 में दी और गठन भी लिखा 2002 में। फरवरी में गठित हुआ, मार्च में रिपोर्ट दी। ये 2002 नहीं है, 2000 नहीं है, 2002 है। तो टाइपिस्ट ने क्या करा, इसको 2 लिखना भूल गया और 0 ही लिख दिया यहां। तो टाइम यहां 2002 कर लेना यदि आपके पास ये बुक। रिपोर्ट 2002 में दी थी। यदि आपके पास ये पुस्तक है, थोड़ा इसको मैं डेट थोड़ा देख लेना। वेंकटचलैया आयोग, कौन सा? वेंकटचलैया आयोग। तो टाइपिस्ट एरर हो जाता है छोटी मोटी, तो वो थोड़ा देख लेना। वेंकटचलैया आयोग, इसका गठन कब हुआ? नहीं तो फिर आप मैसेज करोगे सर बुक में तो 2000 लिखा, आपने 2002 लिखा दिया। गठन और रिपोर्ट, गठन और रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जुड़ गए सभी साथी। अब हम बात कर लेते हैं वेंकटचलैया आयोग। कौन सा बताओ? वेंकटचलैया आयोग। इसका गठन कब हुआ? फरवरी में। कब? 22 फरवरी 2000 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 31 मार्च 2002 को। 31 मार्च। छठा संस्करण तो फिर नया लेके आना पड़ेगा, तो बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो बताओ कौन सा? 31 मार्च 2002 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया। देखिए अध्यक्ष के नाम पे ही आयोग का नाम होता है या समिति का नाम होता है। MN वेंकटचलैया। ये क्यों गठित किया गया था? उद्देश्य था संविधान की समीक्षा करना। विधानगण क्यों गठित किया गया था? इसका उद्देश्य था संविधान की समीक्षा करने हेतु, संविधान की समीक्षा करने हेतु, रिव्यू करने हेतु, संविधान की समीक्षा करने हेतु गठित किया गया। संविधान की समीक्षा करने हेतु गठित। हाँ, नोट्स आप रिवीजन के लिए बना लें। ठीक है, आपके पास बुक है और नोट्स आप अपने हाथों से बनाओगे ना, जब आप कभी रिवीजन करोगे ना तो सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। बुक है भले ही, लेकिन फिर भी आप साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीजें तो आपको तो जल्दी रिवाइज होती है, जल्दी रिवाइज होती है। क्लियर? ओके। हाँ, जिनके पास, मैं कह रहा हूं जिनके पास अभी सामने कोई एग्जाम है, सामने कोई एग्जाम है, तो वो बुक आप लिखे नहीं, फिर आप सीधा ही वीडियो देखें और बुक को पढ़ लें और बुक के पीछे के क्वेश्चन कर लें। अच्छी बात क्या, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में प्रैक्टिस के लिए, PYQ पुराने एग्जाम में आए हुए।
जिनके एग्जाम अभी नजदीक, यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं कोई, जिनका एग्जाम नजदीक है, ठीक है, वो क्या करें, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अभी नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि नोट्स में टाइम लगता है। लेकिन जिनका अभी एग्जाम सितंबर में सेकंड ग्रेड है, ठीक है, या 4-5 महीने हैं, जून जुलाई है, आराम से नोट्स बनाए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। वेंकट चलाया आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की? वेंकट चलाया आयोग ने क्या कहा? इस वेंकट चलाया ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे की जानी चाहिए और उस समिति का अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। तो इनका राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता राष्ट्रपति, तो कहा कि चयन समिति बनाओ, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति करे। इसकी सिफारिश क्या है? प्रमुख सिफारिश, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पे की जानी चाहिए। समिति की सिफारिश पे की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। अभी राष्ट्रपति कैसा करता है? एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, वेंकट चला आयोग ने, कि करेगा राष्ट्रपति, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नहीं करेगा, चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे, ये भी इन्होंने कहा। चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे? तो इन्होंने कहा चयन समिति में प्रधानमंत्री होगा। चयन समिति का अध्यक्ष तो कौन? राष्ट्रपति। फिर चयन समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, उपराष्ट्रपति होगा, तो अभी केंद्रीय मंत्री सिफारिश पे 13 जून के है, अब तो बिल्कुल 13 जून को है, तब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो, बोले इत्मीनान से, हंसते मुस्कुराते हो पढ़ो। लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, स्पीकर जिसको बोलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। राज्यों के क्या होंगे? मुख्य। ये चेंज, ये नाम सजेस्ट करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति उसको राज्यपाल बने नियुक्त करेगा। बिल्कुल चल जाएगा सपना जी, बिल्कुल चल जाएगा। सेकंड ग्रेड वाली दौड़ेगी। चलिए, तो ये कौन सा था? वेंकट चला आयोग, जिसने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसने दी? वेंकट चला आयोग, जो संविधान की समीक्षा हेतु गठित किया गया था। लास्ट बचता आपका आयोगों और समितियों में पुंछी आयोग, ये आरएस मेंस में पूछा गया। पंची नहीं है, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, वही इसका गठन देखेंगे। ने रिपोर्ट कब दी? इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की यदि बात करें, इसका गठन कब हुआ? 27 अप्रैल 2007।
इसने रिपोर्ट कब दी? 31 मार्च 2010 को। 7 में गठित हुआ था, 7 में तो गठित हुआ था, 2010 में रिपोर्ट दी थी। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंची। इसलिए इसको पुंची आयोग कहा जाता है। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंची, इसलिए इसका आयोग का नाम क्या हो गया? पुंची आयोग। क्या हो गया? पुंची आयोग हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे पुंची आयोग में? 4 सदस्य थे। ये भी आपको ध्यान में रखना। एनआर माधवन, एनआर माधवन, विनोद कुमार, एनआर माधवन, विनोद कुमार, विनोद कुमार, वीरेंद्र सिंह, माधव मेनन कर दो, माधव माधव मेनन, वीरेंद्र सिंह और विजय शंकर। लेकिन मूल सदस्यों की यदि बात करें, विजय शंकर, बाद में विजय शंकर का निधन हो गया था 2008 में। जब 7 में गठित हुआ था तब तो इसके सदस्य थे विजय शंकर। 2008 में विजय शंकर का निधन हो गया के बाद अमरेश बागची बने थे। कौन बने थे? अमरेश बागची। तो नोट लगा के लिख लेते हैं। मूल तो ये 4 थे, मूल तो ये 4 थे। मूल सदस्य थे अमरेश बागची, मूल सदस्य थे अमरेश बागची। लेकिन अमरेश बागची का 2008 में निधन हो गया। अमरेश बागची मूल सदस्य थे 4 सदस्यों में से। 2008 में अमरेश बागची का निधन हो गया, उनकी जगह बनाए थे विजय शंकर। इसलिए विजय शंकर बाद में लिख लेते हैं कि मूल सदस्य ये थे। 2008 में अमरेश बागची के निधन होने के कारण बागची का निधन होने पर विजय शंकर को इसका सदस्य बनाया गया। विजय शंकर को सदस्य बनाया गया। विजय शंकर को सदस्य बनाया गया। मूल सदस्य कौन थे? मूल सदस्य थे अमरेश बागची। मूल सदस्य कौन थे? अमरेश बागची। अमरेश बागची का गठन कब हुआ? 2007 में, तब अमरेश बागची थे। लेकिन 2008 में अमरेश बागची का निधन हो गया 1 साल बाद, तब विजय शंकर को सदस्य बनाया गया। प्रमुख सिफारिश है पुंची आयोग और सरकारी आयोग, इनकी सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी सिफारिशें बार बार, पुंची आयोग की सिफारिशें तो आरएस मेंस में पूछी गई, 5 नंबर का प्रश्न आया था, 6 नंबर का 5 नंबर। इनकी सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण। पुंची आयोग ने कहा राज्यपाल को भी वैसे हटाया जाना चाहिए जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? महाभियोग प्रक्रिया से, और महाभियोग संसद द्वारा पारित होता है। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाना चाहिए। राज्यपाल के लिए महाभियोग प्रक्रिया कहां लाएंगे? विधानमंडल में। राष्ट्रपति के लिए संसद में, राज्यपाल के लिए कहां लाएंगे? विधानमंडल। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये की थी, एग्जाम में पूछी गई, राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह
महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया है। किस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह हटाया जाना चाहिए? उच्च आयोग ने राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। तो ये महाभियोग कहां से पारित होगा? राज्य विधानमंडल से। ये महाभियोग कहां लाया जाएगा? राज्यपाल के विरुद्ध कहां लाया जाएगा? राज्य विधानमंडल में। राष्ट्रपति के लिए कहां लाया जाता है? संसद में। तो राज्यपाल के लिए राज्य विधानमंडल में लाया जाए। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। अभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? विश्वविद्यालय में कुलपति होते हैं चांसलर, उनकी नियुक्ति कौन करता है? विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं राज्यपाल। इस पूंची आयोग ने कहा राज्यपालों को, राज्यपाल होते हैं, उनको विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। कुलाधिपति नहीं बनाया जाना। कुलाधिपति नहीं बनाया जाना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी। क्लियर? एक ये भी कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार देना चाहिए कि वो किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सके। अभी राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। राज्य सरकार से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। तो ये बात किसने की? उच्च आयोग ने कही राज्यपाल को ये अधिकार दिया जाना चाहिए, कि वे राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सके। अभी किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाना है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। हाँ, केंद्र सरकार ने गठित किया था। वेंकट चला आयोग किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने बनाया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा गठित। और सरकारी आयोग भी केंद्र सरकार द्वारा गठित हुआ था। सरकारी आयोग भी किसके? केंद्र सरकार द्वारा गठित। केंद्र सरकार द्वारा। एक इसमें से केवल और केवल राजमन्नार समिति है जो तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी। किसने की थी? तमिलनाडु सरकार ने गठित की। बाकी सब केंद्र सरकार द्वारा गठित है। बाकी सब केंद्र सरकार द्वारा। एक राजमन्नार समिति है जो तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी। किसी अनुमति के बिना किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा, तो वो तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सके। यदि अभी के अभी वर्तमान में किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाना है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कहा कि नई अखिल भारतीय संघ का सृजन किया जाना चाहिए। नई अखिल भारतीय, राज्यपाल से कह सकते हैं नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। भारतीय सेवाओं का सर्जन।
जैसे आईएएस है, आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इसी प्रकार एजुकेशन के लिए होना चाहिए, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इसी प्रकार होनी चाहिए इंडियन एजुकेशन सर्विस, ऐसे होनी चाहिए। इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस कैसे होनी चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विस, ये होनी चाहिए, अभी है नहीं। इंडियन जुडिशरी सर्विस, न्यायपालिका रिलेटेड ऐसी सर्विस होनी चाहिए। अभी आईएएस है, आईआरएस है, रेवेन्यू है, रेलवे है, फॉरेस्ट है, लेकिन एजुकेशन के लिए कहीं भी नहीं है। इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन जुडिशरी सर्विस ऐसी भी होनी चाहिए, ऐसी सेवाओं का सर्जन होना चाहिए। यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का, जैसे इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होनी चाहिए, इंडियन जुडिशरी सर्विस होनी चाहिए, ऐसी और सर्विस का गठन किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था, पुंछी आयोग ने। किसने कहा, पुंछी आयोग। इसने कहा कि राज्यपाल का वही सेम कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 साल। यह बात सरकारी आयोग ने भी कही थी, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। यह बात सरकारी आयोग ने भी की थी और पुंछ आयोग ने भी कही, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखे तो राष्ट्रपति को 4 महीने में अपनी सिफारिश या अनुमति देनी पड़ेगी। तो ये बात तो सरकारी आयोग ने भी की। मोस्टली सरकारी आयोग ने जो कहा वो पुंछ आयोग ने भी कहा। मैंने सरकारी आयोग में लिखा दिया, बहुत मोस्टली जो सरकारी आयोग ने कहा वो सेम बातें किसने कही थी, पुंछ आयोग ने कही थी। इसने एक और बात की, अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। कमेंट करके बताओ अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद। अंतर्राज्यीय परिषद को सुदृढ़, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य। तो अनुच्छेद 263 में उल्लेख है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश पे हुआ, सरकारी आयोग की सिफारिश। ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पे हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ, सरकारी आयोग की सिफारिश पर, की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1990 में हुआ। सबसे पहले कब हुआ, 1990 में। सरकारी आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी, 1987 में, प्रकाशित 1988 में। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ था, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत बनाने की बात पुंछ आयोग ने की। ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पे हुआ, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत बनाने की बात पुंछ आयोग ने की, पुंछ आयोग ने की। क्लियर। और अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्लियर। तो गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर और मजबूत बनाने की बात पुंछ आयोग ने की। निम्न का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से। देखिए, राजमन्नार समिति, इनका सही क्रम भी पूछ लेंगे, इनको सही क्रम में जमाओ। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1971, गठन 1969। फिर पुंछ आयोग, सरकारी आयोग 1983, सरकारी आयोग। उसके बाद वेंकटचले आयोग 2000 में, पुंछ आयोग 2007 में। इनका क्रम भी याद रखना, 4 देके क्रम पूछ लेंगे। और कौन कौन से केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है,
तो राजमनार समिति, नाइनटीन 69। सरकारी आयोग, उन्नीस सौ 83। पुंछी आयोग, दो हजार 7। ये तीनों केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। संबंधों की समीक्षा हेतु गठित किए गए। तो हमने एक आर्टिकल भी पढ़ लिया। लोग क्या करते, केवल पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ते हैं और प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने क्या कहा। सर वो तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो इतना पढ़ा नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में, बाकी तो पढ़ा ही नहीं। ऐसे पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेंगे, कैसा भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। आर्टिकल एक ही पढ़ा है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा था, राजमनार समिति ने क्या कहा था, सरकारी आयोग ने क्या कहा था, वेंकटचलैया आयोग ने क्या कहा था, पुंछी आयोग ने क्या कहा था, ए टू जेड सब कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही अपन पॉलिटी पढ़ेंगे। मैंने कहा पैसेंस रखो, वक्त होना चाहिए आपके पास, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। पैसेंस रखो, लेकिन पॉलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी दोबारा कभी लाइफ में पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा एक ही बार पढ़ोगे, दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए अब नीचे से लेके बॉटम से लेके टॉप तक कोई भी एग्जाम दो, लाइफ में राजस्थान पॉलिटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान पॉलिटी क्या पूरा राजस्थान जीके कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा हो जाएगा। एक बार पढ़ो, लेकिन आपको पता अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार में बहुत अच्छा पढ़ो। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।